हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी एंड ग्रामेटिकल एनालॉजी। इस सब ग्रुप में, एम्बिग्यूटी के सब ग्रुप में हम देखेंगे दो फैलेसीज जिनका नाम है इक्विवोकेशन एंड एम्बिफोली। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी लिखा है इक्विवोकेशन एंड एम्बिफोली। ये जो सब ग्रुप है ये फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी में आता है। ऐसे ही हम देखेंगे फैलेसीज ऑफ ग्रामेटिकल एनालॉजी, जहां पर हम देखेंगे कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन। ये भी आप सामने देख सकते हैं, यानी चार फैलेसीज आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने चार फैलेसीज डिस्कस की थी, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन सब ग्रुप के अंदर, और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम कुछ एक्सरसाइजेस पहले करेंगे। तो पहले मैं आज ये कुछ फैलेसीज डिस्कस कर लेता हूं, इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 8 फैलेसीज हम ये डिस्कस कर चुके होंगे, और इन 8 फैलेसीज से रिलेटेड मैं आज कुछ एक्सरसाइजेस भी लाया हूं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहां से क्लियर कर लेते हैं। तो पहली फैलेसी आज हम देखेंगे इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन कैसे हो सकता है, ये किस तरीके का डिफेक्ट होता है, क्या एम्बिग्यूटी होती है। अगर मैं सपोज करो कोई प्रीमाइस लूं और वहां पर एक ही वर्ड या फ्रेज का दो मीनिंग या सेंस निकाल लूं, तो वहां पर हम फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन देखेंगे। बहुत ही आसान सी फैलेसी है ये, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो। अगर आप टेक्स्ट देखना चाहो आप टेक्स्ट भी देख सकते हो, और डायग्राम में तो मैंने सिंपली ये बता दिया है कि अगर कोई वर्ड या फ्रेज को आप दो तरीके से इस्तेमाल करोगे प्रीमाइस में और कंक्लूजन में अलग तरीके से, यानी कि आपने वहां पर अकर की है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, यहां देखते हैं सिंपल एग्जांपल पहले देखते हैं। एनी लॉ कैन बी रिपील्ड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। हमें पता है कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पास पावर होता है कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है। बट द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज लॉ। अब यहां पर जो लॉज की बात हो रही थी वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से रिलेटेड थी, कानून बनाने की बात हो रही थी। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी इज नॉट दैट लॉ, ये वो लॉ नहीं है, ये तो हम जानते हैं, दूसरा सेंस की बात हो रही है। तो आपने कंक्लूड क्या कर दिया, देयरफॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटी कैन बी रिपील्ड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। बहुत ही फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है, काफी बड़ा डिफेक्ट है इसके अंदर। आपने लॉ को रिलेट कर दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी से। हमें पता है साइंटिफिक लॉज अलग होते हैं और जो कानून जो देश में बनते हैं वो अलग होते हैं, इनका कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं होता है। पर यहाँ पर आर्ग्यूअर ने आपको ट्रिक किया। आप एक एज अ रीडर या लिसनर इसमें एक फैलेसी देख सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल और भी एक दिया है मैंने, सम ट्राइंगल्स आर ऑब्ट्यूस। ये हमें पता है, ऑब्ट्यूस एंगल्स वो होते हैं जहां पर आप एंगल देखोगे लगभग 60 डिग्री के आसपास एंगल होगा, तो वो ऑब्ट्यूस होगा। अब वॉट एवर इज ऑब्ट्यूस इज इग्नोरेंट। यहाँ पर इंग्लिश का ऑब्ट्यूस यूज कर दिया है कि जो इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है या थोड़ा शाय या होता है वो इग्नोरेंट भी होता है, यानी थोड़ा सा स्टूपिड सा होगा वो इग्नोरेंट भी होगा। तो आप जहाँ ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो इसलिए आप बोलोगे देयरफॉर सम ट्राइंगल्स आर इग्नोरेंट, ये तो बहुत गलत होगा। ये तो ज्योमेट्री का ट्राइंगल हो रहा था यहाँ पर, लेकिन आपने बात करने लग गए दूसरे इंग्लिश के ऑब्ट्यूस की। तो बहुत ही दो सेंस अलग में फ्रेज को इस्तेमाल कर दिया आपने और ट्रिक करने की कोशिश की। तो इस तरीके के जो आप आर्ग्यूमेंट्स देखोगे वो इक्विवोकेशन कहलाएंगे। यहाँ पर फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है, एक तरीके की एम्बिग्यूटी है, वो तो क्लियरली दिखती भी है यहाँ पे, इसलिए आसान है क्योंकि क्लियरली देख सकते हो आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी फैलेसी है, एम्बिफॉली। यहाँ भी एक तरीके की एम्बिग्यूटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो प्रीमाइस होगा वो एक एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट देगा और जो कंक्लूजन होगा वो उसको मिस इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। यहाँ भी एग्जाम्पल से आप बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे, अगर आप इसका स्टेटमेंट पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मिस्टर एक्स, पहले एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं, मिस्टर एक्स स्टेटेड इन हिज विल दैट आई लीव माई 500 कैरेट डायमंड नेकलेस एंड माई पेट डॉग टॉमी टू वाई एंड जेड। यहाँ पर उसने अपने विल में ये लिखा है कि मैं अपने 500 कैरेट डायमंड नेकलेस को और अपने पेट डॉग टॉमी को वाई और जेड को दूंगा। अब यहाँ पर एक मॉडिफायर है इस्तेमाल किया एंड, आपने बोला एंड माई पेट डॉग टू वाई एंड जेड। तो यहाँ पर दोनों एंड में आपने कंक्लूड कर दिया, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट वाई गेट्स नेकलेस एंड जेड गेट्स द डॉग। ऐसा होता है अगर आप एक पंक्चुएशन मिस्टेक कर दो या आप एक कॉमा आगे पीछे लगा दो तो पूरा का पूरा जो सेंस है, पूरा जो एक पैराफ्रेज का, वो चेंज हो जाएगा। और वो चीज़ इसमें भी दिख रही है। यहाँ पर आपने सिर्फ एक कॉमा नहीं लगाया, अगर आप यहाँ पे एक कॉमा लगा देते तो क्लियर हो जाती बात कि वाई को क्या मिलना था और जेड को, दोनों के बीच में चीज़ बढ़ती। लेकिन यहाँ पर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ एंड की वजह से, आपने दोनों में एंड लगाया और हमने ये अज्यूम कर लिया कि वाई को डायमंड नेकलेस मिलेगा क्योंकि वाई आपने पहले लिखा है, और जेड को पेट टॉमी मिलेगा। तो ये तो काफ़ी ही फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है एक तरीके का। यहाँ पर आप देख रहे हो आर्ग्यूअर एक मिस्टेक करता है ग्रामर में या पंक्चुएशन में बाय मिसिंग अ कॉमा या किसी तरीके का ऐसा मॉडिफायर जो एम्बिग्यूटी प्रदान करे। ठीक है,
आई होप आपको ये फैलेसी भी समझ में आ गई हो, बहुत ही आसान सी फैलेसी है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रामेटिकल एनालॉजी वाली फैलेसी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये पार्ट्स हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एक क्लास स्टेटमेंट है, किसी पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होल आप किसी तरह एरनियस एक तरीके का डेरिवेशन करोगे, बहुत ही एरर वाला प्रोन होगा ये जो एट्रीब्यूट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे होल पार्ट्स में। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, पर बहुत ही सिंपल फैलेसी है। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो मैंने बोला ईच एटम इन दिस टी कप इज इनविजिबल, ठीक है, एक टी कप है जिसमें आप ये बता सकते हो क्लियरली कि ये एटम से बना हुआ है, ये तो हमने पहले पढ़ा था, ये चीज़ हर चीज़ एक एटम से बनी होती है। तो ईच एटम इन दिस टी कप इज इनविजिबल, हमें एटम तो दिखता नहीं है आंखों से, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि टी कप भी इनविजिबल होगा? जी नहीं, बिल्कुल ही फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो एट्रीब्यूट पार्ट्स पर है वो आपने एरनसली पूरे के पूरे होल पे लगा दिया, पूरे के पूरे एक टी कप के ऊपर आपने लगा दिया, जबकि उसके पार्ट्स क्या थे, एटम्स थे जो कि इनविजिबल थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि टी कप भी इनविजिबल हो जाएगा। आप इसको यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो हेस्टी जनरलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि हेस्टी जनरलाइजेशन में भी ऐसा ही कुछ देखा था हमने, आप एक पर्टिकुलर छोटा सैंपल लेके पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर उसको प्रोजेक्ट कर देते हो और ये बताने की कोशिश करते हो ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है। क्लास यहाँ पर क्या है, टी कप, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे एटम्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमने एरनसली या किसी तरह बाय मिस्टेक हमने उसको पूरे के पूरे टी कप पे उसका लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एटम इनविजिबल है इसका मतलब ये नहीं कि टी कप भी इनविजिबल हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। इस तरीके की फैलेसी को आप कॉम्पोजिशन भी बोलेंगे, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल भी मैं लाया हूँ। सोडियम एंड क्लोरीन द एटॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट आर बोथ डेडली पॉइजन्स। अब हमें पता है, केमिस्ट्री हमने पढ़ी है अगर थोड़ी बहुत, तो हमें ये पता है कि सोडियम और क्लोरीन अगर हम इंडिविजुअली ले लें तो वो डेडली पॉइजन्स होते हैं। लेकिन जब हम सॉल्ट की बात करते हैं, NaCl यानी सोडियम और क्लोराइड से बना हुआ होता है सॉल्ट, तो देयरफॉर सॉल्ट इज अ डेडली पॉइजन। क्या हम बोल सकते हैं? जी नहीं। हम नमक खाते हैं, क्या वो पॉइजन है? जी नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप अलग अलग ले लो, सोडियम अलग ले लो, क्लोरीन को अलग ले लो, तो वो पॉइजनस होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक कॉम्बिनेशन भी एक पॉइजनस सब्जेक्ट बनेगा। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो रहा हो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। मतलब जो चीज़ पार्ट्स के लिए है वो आपने एरनसली किसी तरह ट्रांसफर कर दी होल के लिए, यानी सोडियम और क्लोरीन जो कि पार्ट्स थे उसको आपने सोडियम क्लोराइड के लिए भी वही एट्रीब्यूट ले दिया, ठीक है। अब इसका ठीक एक रिवर्स भी होगा और वो हम देखेंगे अगली फैलेसी कैसे रिवर्स होगा। जब हम पूरे होल पर जो एट्रीब्यूट है उसको हम एरनसली ट्रांसफर करेंगे पार्ट्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी हम क्या करेंगे, डिवीजन। इसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है। बहुत ही आसान सी फैलेसी फिर से होगी। अगर इसी को उल्टा कर दें, दैट सॉल्ट इज अ नॉन पॉइजनस कंपाउंड, ठीक है, तो हमें पता है कि सॉल्ट हम खाते हैं वो एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड है। देयरफॉर इट्स कंपोनेंट एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन आर नॉन पॉइजनस। यानी कि एक क्लास स्टेटमेंट दिया था आपने, एक सॉल्ट क्लास की बात की और उसके इंडिविजुअल जो पार्ट्स थे एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर डाल दिए कि वो भी नॉन पॉइजनस होंगे, सोडियम और क्लोरीन भी नॉन पॉइजनस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ फिजिकल जो हमें केमिस्ट्री बताती है वो यही बताती है कि सोडियम और क्लोरीन पॉइजनस होते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, एयरप्लेन वॉज मेड इन इंडिया, देयरफॉर ऑल इट्स कंपोनेंट्स वर मेड इन इंडिया। अब हमें ये पता है कि एरोप्लेन को अगर हमने भारत देश में बनाया तो इसका मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स भी मेड इन इंडिया हैं। जी नहीं, आपने हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हों जो बाहर से प्रोक्योर किए हुए हों, कहीं बाहर से इंपोर्ट किए हुए हों, तब आपने एरोप्लेन को इंडिया में बनाया हो। तो ये चीज़ जो एक होल के लिए है वो अब ज़रूरी नहीं कि उसके पार्ट्स के लिए भी हो। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। इस तरीके की फैलेसी या इस तरीके के डिफेक्ट्स आर्ग्यूमेंट में देखने को मिलेंगे और उसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ इस सेशन को और अब हम देखते हैं फैलेसीज, यानी जो मैं एक्सरसाइजेज आपके लिए लाया हूँ। ये जो फैलेसीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये एक कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके सामने और आपको इसमें से बताना है। मैंने जो यहाँ पर फैलेसीज लाया हूँ वो फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, और जो आज 4 फैलेसीज हम डिस्कस की हैं उनमें से ही कोई एक होगा। तो 4 जो फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन हम कर चुके हैं वो है बेगिंग द क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फॉल्स डिकोटॉमी एंड सप्रेस्ड एविडेंस। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा पिछले लेक्चर को, तभी आप इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे पाएंगे। हाँ, डिफेक्ट तो आप पहचान लेंगे, पर वो कौन सा डिफेक्ट है ये थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं पहली फैलेसी कौन सी है। यहाँ पर पहला सेंटेंस या पहला आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं हम। आइदर वी रिक्वायर फोर्स्ड स्टरलाइजेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड पीपल और द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल एक्सप्लोड।
and all of us will die. We certainly don't want to die, so we must require forced sterilization. एक तरीके का यहाँ पर आइदर और बाइफर्फिकेशन है, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. हमें यहाँ क्लियरली आर्ग्यूअर ने बोल दिया है कि या तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन करा दें, ठीक है, फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर दें थर्ड वर्ल्ड पीपल का, या फिर हम इंतजार करें सबके मरने का. तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है. यहाँ पे एक तरीके का क्लियर फॉल्स डिकोटॉमी है, आइदर और वाला फाइबरिफिकेशन है, बिल्कुल क्लियरली पहचान सकता हूँ. और आर्ग्यूमेंट जो कंक्लूजन प्रपोज किया है आर्ग्यूअर ने, वो क्लियरली बोला है कि वी सर्टेनली डोंट वांट टू डाई, तो हमें तो किसी तरह फोर्स स्टेरिलाइजेशन करना ही पड़ेगा. चलिए दूसरा देखते हैं. एवरी सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ इज वेल रिटन. इस पूरे पैराग्राफ में जो सेंटेंस है वो हर तरीके से देखा जाए तो वो वेल रिटन है. देयरफॉर द पैराग्राफ इज वेल रिटन. क्या हम बोल सकते हैं क्या जो कुछ एक इंडिविजुअल के लिए है क्या वो होल के लिए हो रहा है? ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे सेंटेंसेस अच्छे लिखे हों और फिर भी आपका पूरा पैराग्राफ बिल्कुल वेल रिटन दिख जाए. तो हमें पता है यहाँ पर अभी हमने जो डिस्कस किया है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, बिल्कुल क्लियरली दिखता है. यहाँ पर जो पार्ट्स हैं उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो होल के लिए आपने दिखा दिया, तो यानी कि फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन यहाँ पर आपको दिखेगा क्लियरली. चलिए तीसरा देखते हैं. एन एथलीट इज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एथलीट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है. देयरफॉर अ गुड एथलीट इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. मतलब जो एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर एथलीट के लिए हमने बताया कि एक एथलीट जो है ह्यूमन बीइंग है, तो इसका मतलब एक गुड एथलीट भी एक गुड ह्यूमन बीइंग होगा. अब यहाँ पर कुछ फैलेसीज दो एक साथ अकर होती हुई दिखेंगी. कैसे? पहली फैलेसी तो आपको यहाँ पे क्लियरली ये दिखेगी कि जो एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर होल पे जा रहा है, वो उसके दूसरे एक सब ग्रुप के लिए भी जा रहा है. जैसे कि एक ग्रुप बनेगा गुड एथलीट्स का, एक बैड एथलीट्स का, एक मीडियोकर एथलीट्स का. क्या वो सारे गुड ह्यूमन बीइंग होंगे? यानी जो होल के लिए है वो पार्ट्स के लिए दिख रहा है? जी नहीं. तो यहाँ पर किस तरीके की फैलेसी देखने को मिलेगी? यहाँ मोस्ट प्रोबेबली फैलेसी ऑफ डिवीजन आपको दिखेगी. एक तो ये दिखेगी, और एक हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं. एक तरीके का फॉल्स कॉज देख सकते हैं, एक तरीके का सप्रेस्ड एविडेंस भी हम देख रहे हैं यहाँ पर. तो ये दोनों भी हमें यहाँ दिखती हैं काफ़ी हद तक. एक एविडेंस है जो छुपाया गया है, पर हम मोस्ट प्रोबेबली जब हम यहाँ इस तरीके की जब ओवरलैपिंग होगी तो हम जो मोस्ट प्रोबेबल फैलेसी होगी उसको तो हम पहले ही उजागर कर देंगे, और वो हमने किया भी. जैसे हमने बताया कि यहाँ पर फैलेसी ऑफ डिवीजन बिल्कुल क्लियरली दिखता है, तो इसीलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे एज अ फैलेसी ऑफ डिवीजन. James said that he saw a picture of a beautiful girl stashed in Stephen's locker. जेम्स ने एक ऐसा पिक्चर देखा है जो कि स्टीफन की लॉकर में था, एक ब्यूटीफुल गर्ल का. तो क्या मैं कंक्लूड कर दूं दैट स्टीफन हैज ब्रोकन द रूल्स बिकॉज गर्ल्स आर नॉट अलाउड इन द लॉकर रूम? एक तरीके का फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर. जो आप रीजन दे रहे हैं, जो रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडुकेट नहीं है, काफ़ी हद तक एम्बिग्यूअस है. अब यहाँ पर किस तरीके की फैलेसी अकर होती हुई दिखती है? जब हमने सप्रेस्ड एविडेंस देखा था वहां पर भी ऐसे ही था कि कोई एविडेंस मिसिंग था और फिर भी मैंने कंक्लूजन दे दिया था. काफ़ी हद तक ये सप्रेस्ड एविडेंस दिखता है आपको यहाँ पर क्लियरली. आप यहाँ देख सकते हैं दोनों बातों का बिल्कुल अलग मतलब निकाल दिया है और एक बीच में कोई कॉसल कनेक्शन नहीं दिख रहा है. तो एक तो यहाँ सप्रेस्ड एविडेंस दिखता है, पर अगर अभी हमने जो फैलेसी देखा जाए तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब अलग है और ब्यूटीफुल उसके पिक्चर का मतलब होना अलग है. तो एक तरीके से यहाँ पर जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फैलेसी दिखती है वो अभी हमने जो पढ़ी है, दो फैलेसीज आपने देखी जो एक तरीके की क्लियरली इक्विवोकेशन हमने पढ़ा अभी यहाँ पर, जहाँ पर दो सेंस निकाल दिए थे बातों के. तो सप्रेस्ड एविडेंस भी थोड़ा बहुत दिखता है और क्लियरली यहाँ पर जो एक फैलेसी दिखती है वो इक्विवोकेशन की दिखती है, क्योंकि दोनों बातों का अलग मतलब निकाला गया. ठीक है, इसी के साथ हम लास्ट देखते हैं यहाँ पर इस पेज पर. व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच अ डिसीजन? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. अगर मैं यहाँ पर येस निकाल लूँ तो भी आपको पता चल जाएगा. यहाँ पर अगर मैं येस लिखूँ यानी कि मेरा डिसीजन लेने का कोई अच्छा वो टैलेंट नहीं है, और अगर मैं नो बोल दूँ इसका मतलब मैंने पहले भी कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाया हूँ. तो इसका मतलब आप किस तरह प्रूव कर ले जा रहे हो, मुझे फंसा ले जा रहे हो, ट्रिक कर ले जा रहे हो कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ. तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके की कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी है यहाँ पर, क्लियरली दिखती है. चलिए यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं हम आज के आखिरी दो फैलेसीज की ओर. ये बिल्कुल लास्ट फैलेसीज हैं. वाटर विल क्वेंच वंस थर्स्ट. ठीक है, यानी कि वाटर जो है वो एक आदमी की प्यास को बुझा सकता है. वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये भी हमें पता है, यानी उसके पार्ट्स बताए जा रहे हैं, होल बताया गया फिर पार्ट्स बताए गए. देयरफॉर हाइड्रोजन विल क्वेंच वंस थर्स्ट एंड सो विल ऑक्सीजन. ये तो अभी हमने पढ़ा फैलेसी ऑफ डिवीजन, जो कुछ भी होल के लिए था वो आपने पार्ट्स के लिए भी दे दिया.
तो वो एक एरनियस ट्रांसफर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो एक तरीके से फैलेसी ऑफ डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए लास्ट देख लेते हैं, आखिरी कौन सी फैलेसी है यहाँ पर। पीपल हु लैक ह्यूमिलिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी बिकॉज एवरीवन हु हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी ऑल्सो हैज ह्यूमिलिटी। क्लियर पेटिटो प्रिंसिपाई दिख रहा है आपको, सर्कुलर रीजनिंग दिख रही है, जो प्रीमाइस में स्टेट किया था वही आपने कंक्लूजन में भी प्रपोज किया है। सर्कुलर रीजनिंग दिख रही है आपको यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पेटिटो प्रिंसिपाई है, बेगिंग द क्वेश्चन है। तो बहुत ही क्लियरली हम यहाँ बोल सकते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, या लैटिन नेम जिसका है पेटिटो प्रिंसिपाई। सर्कुलर रीजनिंग हमें दिख गई। आई होप आप फैलेसीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस मेथड से। पहले आप फैलेसी ज़रूर पढ़ें, तभी आप क्लियरली इन फैलेसीज को पहचान पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। आई होप आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ समझ में आया हो। इसी के साथ मैं कंप्लीट करूंगा पूरा का पूरा ये जो फैलेसी वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है आज, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमें इसमें सवाल क्या लाने हैं और मैं उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ूंगा। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि और क्या आप जानना चाहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, और क्या आपको चीज़ें अवेलेबल मैं करा सकूं। टिल देन मैं मान के चलता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से जय हिंद।